नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं उमेश कुमार यादव। कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक अरहुल के चैप्टर नंबर 3 यम यश ध्वनि नामक पाठ के बहुवैकल्पिक प्रश्नों का उत्तर एवं भाषा की बात के प्रश्नों का उत्तर लेकर के आए हैं, जो कि अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आइए अब हम लोग एक एक बहुवैकल्पिक प्रश्नों को रीड करेंगे और इसके बाद उनके उत्तर को भी पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है, दिए गए संकेत गद्यांश के आधार पर। करा है, दिए गए संकेत गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। करा है, दिए गए संकेत गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनिए। दिए गए गद्यांश के आधार का मतलब है टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं और उन क्वेश्चन का विकल्प भी दिया गया है। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हम लोग पहले रीड करते हैं। यम यश धोनी किस हाथ से बल्लेबाजी करते हैं? क्वेश्चन है, यम यश धोनी किस हाथ से बल्लेबाजी करते हैं? तो आपके 3 विकल्प दिए गए हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। क नंबर का है दाएं हाथ, ख नंबर का है बाएं और ग नंबर का है दोनों। तो आपने अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ा होगा, महेंद्र सिंह धोनी दाएं हाथ से बल्लेबाजी करते थे। विकल्प नंबर क सही है। कौन सा? विकल्प नंबर क आपका राइट हो जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन देख लें आप लोग, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, धोनी ने विश्व कीर्तिमान किससे बनाए? धोनी ने विश्व कीर्तिमान किससे बनाए? तो विकल्प आपके 3 दिए गए हैं आपकी स्क्रीन पे। बल्लेबाजी, दूसरा है विकेट कीपिंग, तीसरा है गेंदबाजी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का विकल्प नंबर ख आपका सही हो जाएगा, विकेट कीपिंग। किसमें? विकेट कीपिंग। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कब संभाली? क्या करा है कि धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कब संभाली? तो इसके आपके 3 विकल्प दिए गए हैं। नंबर 1 है 2011, नंबर 2 है 2015 और नंबर 3 है 2013। तो इसमें आपका विकल्प नंबर ग सही हो जाता है, जो 2013 में महेंद्र सिंह ने भारतीय क्रिकेट की कप्तानी को संभाला था। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं। करा है, 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कितने रन बनाए थे? करा है, 2011 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कितने रन बनाए थे? तो यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहा है। महेंद्र सिंह धोनी 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में कितने रन बनाए थे? तो यहाँ पे दिया गया है 3 ऑप्शन। क है 91, ख है 90 और ग है 89। तो इसमें आपका क नंबर का ऑप्शन सही होगा, 91, जिसे 91 हिंदी में बोलते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का उत्तर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, धोनी की कप्तानी में किस देश को करारी हार मिली? करा, धोनी की कप्तानी में किस देश को करारी हार मिली? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर क वेस्ट इंडीज, ख है ऑस्ट्रेलिया और ग है इंग्लैंड। तो इसमें ऑप्शन नंबर ख सही है, ऑस्ट्रेलिया। धोनी की कप्तानी में
किस देश को करारी हार मिली? ऑस्ट्रेलिया को करारी हार मिली। ख नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आइए कुछ क्वेश्चन और हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है पाठ के अनुसार वाक्यों के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। पाठ में जो आप लोगों ने पढ़ा उसके आधार पर जो सही है उस पर सही का चिन्ह और जो गलत है उस पर गलत का चिन्ह लगाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि यश धोनी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसको गलत काट देंगे क्योंकि यश धोनी कहाँ? झारखंड के रहने वाले हैं। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, यश धोनी का पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहाँ दिया गया है, इसको राइट कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, यश धोनी का पूरा नाम महेंद्र सिंह धोनी है। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर है यश धोनी ने 2014 में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ये भी सही है। यश धोनी विकेट कीपिंग नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। और आता है फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5, 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था। 2011 के वर्ल्ड कप में फाइनल में युवराज सिंह को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट का पुरस्कार मिला था। तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो आगे देखिए, कुछ आपके और क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि भाषा के बात से रिलेटेड हैं। तो कह रहा है भाषा के बात में आपको यहाँ पे काल ज्ञान के बारे में पहले बताया गया है कि हिंदी में 3 कालों का हम लोग बोध करते हैं, 3 कालों के विषय में पढ़ते हैं। तो काल के विषय में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें काल के बारे में जान लेना होता है। काल होता क्या है? काल मीन्स क्या होता है? काल माने समय। क्या होता है? समय। काल मीन्स समय। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का ज्ञान हो उसे हम काल कहते हैं। काल मुख्यतः 3 भेद होते हैं या 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 है भूतकाल, नंबर 2 वर्तमान काल, नंबर 3 भविष्य काल। इन्हें उपभेदों में बांटा गया है। भूतकाल के निम्नलिखित उपभेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भूतकाल, नंबर 2 है आसन्न भूतकाल और नंबर 3 है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 4 है पूर्ण भूतकाल और नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल और नंबर 6 है हेतु भूतकाल। तो इसी प्रकार से आपका वर्तमान काल के भी उपभेद हैं और भविष्य काल के भी उपभेद हैं, लेकिन अभी आपको सिर्फ भूतकाल के उपभेद के बारे में पढ़ना है। तो एक एक उपभेद के बारे में हम लोग पहले इनकी डिटेल जानेंगे, इनकी परिभाषाएं जानेंगे, इनके उदाहरण जानेंगे। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज दी गई है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है भूतकाल के कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो ये आपको सिर्फ समझाने के लिए या समझने के लिए हमने इसको लेकर के आए हैं। बाकी और जो टेक्स्ट बुक में जितनी एक्सरसाइज दी गई है बस उतना ही आपको उस पर लिखना है। इसको सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को लेकर के आया हूँ। भूतकाल के 6 भेद हैं। नंबर 1 है सामान्य भूत, नंबर 2 है आसन्न भूत, नंबर 3 है पूर्ण भूत और नंबर 4 है अपूर्ण भूत और नंबर 5 है संदिग्ध भूत और नंबर 6 है हेतु भूत। तो आइए एक एक को हम लोग डिस्कस करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले सामान्य भूत।
सामान्य भूत काल। किसका भेद है? भूतकाल का फर्स्ट नंबर का भेद है सामान्य भूत काल। इसकी परिभाषा है, इसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। सामान्य भूतकाल में क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि क्रिया को हो चुके कितना समय बीत चुका है। फिर से देख लें, करा है सामान्य भूत में इसमें क्रिया के हो चुकने का ज्ञान होता है। इसमें यह ज्ञात नहीं होता कि क्रिया को हो चुके कितना समय बीत चुका है, इसका ज्ञान नहीं होता। जैसे एक उदाहरण दिया गया है, दीर्घा ने कार ली। दीर्घा ने कार ली, अब ये निर्धारित नहीं हो पा रहा है कब ली, इसलिए इसे सामान्य भूत की संज्ञा दी गई, सामान्य भूत के अंतर्गत रखा गया। आइए दूसरे नंबर के भूतकाल के विषय में देखते हैं, आसन्न भूत। कौन सा है? आसन्न। आसन्न भूत क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूत कहते हैं। करा है, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले उसे आसन्न भूत कहते हैं। जैसे मैंने अभी खाना खाया है। मैंने अभी खाना खाया है, क्योंकि क्रिया हो चुकी है, और क्रिया हो चुकी है तब ये कौन सा हो जाएगा? भूतकाल के अंदर जाएगा, लेकिन आसन्न भूत में रखा जाएगा। तो करा, क्रिया के जिस रूप से उसके अभी अभी पूरा होने का पता चले, जैसे मैंने अभी खाना खाया है, इसमें आसन्न भूत है। आइए सामान्य भूत के बाद, आसन्न भूत के बाद पूर्ण भूत को देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल समाप्त हो जाने का बोध हो, करा है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूत क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल समाप्त हो जाने का बोध हो उसे पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे पिताजी की बीमारी ठीक हो गई, कह है पूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल समाप्त हो जाने का बोध होगा उसे हम पूर्ण भूत कहेंगे। जैसे कह रहा है, पिताजी की बीमारी ठीक हो गई, मीन्स यहाँ पे ठीक हो गई, पूर्ण भूत का बोध करा रहा है। आगे देखिए, कह रहा है अपूर्ण भूत। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके समाप्त होने का पता न चले, अपूर्ण भूत की बात कर रहा है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके समाप्त होने का पता न चले उसे अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे बच्चे परीक्षा दे रहे थे। बच्चे परीक्षा दे रहे थे, परिभाषा देखो, करा है क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके समाप्त होने का पता न चले, कि कब क्रिया समाप्त हो गई ये पता न चले, ऐसे काल को अपूर्ण भूत कहा जाता है। जैसे कहा जाए बच्चे परीक्षा दे रहे थे, अपूर्ण भूत है, माने क्रिया तो कंप्लीट हो गई लेकिन पता नहीं चला। नंबर 5 पे आते हैं संदिग्ध भूत। संदिग्ध माने होता है जहाँ संदेह हो, जहाँ संदेह हो क्रिया हुई कि नहीं हुई, ऐसे काल को संदिग्ध भूत काल के अंतर्गत रखा गया है। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके होने में संदेह हो, करा क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में उसके होने में संदेह हो उसे संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे कक्षा 10वीं का परिणाम आ गया होगा। कक्षा 10वीं का परिणाम आ गया होगा, मीन्स यहाँ संदेह है, संदिग्ध है, कोई निश्चित नहीं है आ गया है कि नहीं आया है। कह रहा है कक्षा 10वीं का परिणाम आ गया होगा, तो यहाँ पे संदिग्ध भूत काल है। तो आइए लास्ट नंबर का जो आपका है
हेतु हेतु मद भूत। हेतु माने होता है कारण, हेतु माने कारण। किसी घटना के घटने का कोई न कोई कारण होता है, तो ऐसा कुछ जहाँ पे होता है उसको हेतु हेतुभूत कहते हैं। तो देखिए, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर करा है, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर हो, किसी दूसरी क्रिया पर उसका असर हो, उसे हेतु हेतुभूत कहते हैं। फिर से देख लें, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल की किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर उसका असर हो, उसे हेतु हेतुभूत कहते हैं। जैसे यदि तूलिका ने उधार न लिया होता, उधार क्या है, कारण बन रहा है। यदि तूलिका ने उधार न लिया होता तो आज यह परेशानी नहीं होती। क्या है, हेतु माने कारण, कारण क्या है, उधार लेना। यदि तूलिका ने उधार न लिया होता तो आज यह परेशानी नहीं होती। तो यहाँ पर हेतु हेतु भूत के बारे में बताया गया है। और आपने देखा कि काल के 3 भेद किए गए, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। और आपके सिलेबस में भूतकाल के उपभेदों के बारे में चर्चा की गई और आपके सिलेबस में उपभेद ही दिए गए हैं। तो उपभेद में आपने 6 भेदों को आपने देखा, जो कि इस प्रकार उनके क्रम हैं। और आपकी टेक्स्ट बुक में भी इनके क्रम दिए गए, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत। इस प्रकार से आपके ये भूत काल से संबंधित जो उपभेद थे उनकी परिभाषाएं और उदाहरण दिए गए हैं। आइए अब आप अपनी टेक्स्ट बुक में कुछ उदाहरणों को देखें और उनको समझें, किस प्रकार से इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन पे, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके वाक्यों को पुनः लिखिए। करा है, निम्नलिखित वाक्यों को निर्देश अनुसार परिवर्तित करके वाक्यों को पुनः लिखिए। तो करा है, वर्षा होती है। क्या लिखा है, वर्षा होती है। इसे अपूर्ण भूतकाल में बदलना है। किसमें बदलना है, अपूर्ण भूतकाल में। और ये लिखा क्या है, वर्षा होती है। तो इसे लिखेंगे, इसका पूर्ण भूतकाल होगा वर्षा हो रही थी। क्या होगा इसका, वर्षा हो रही थी। यह है आपका अपूर्ण भूतकाल बन जाएगा। दूसरा है, राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा, इसको क्या बनाना है, पूर्ण भूतकाल बनाना है। पूर्ण भूतकाल एक सामान्य होता है, तो इसको लिखेंगे, राम ने रावण को मारा। ये तो पूर्ण भूतकाल हो ही जाएगा, राम ने रावण को मारा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, करा है, पिताजी आ गए हैं, संदिग्ध भूतकाल में बदलिए। पिताजी आ गए हैं, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध माने संदेह में बदलना है। तो कैसा होगा उसको देखिए, पिताजी आ गए होंगे। क्या है, पिताजी आ गए होंगे, पिताजी आ गए होंगे। क्या है, संदिग्ध भूत है, निश्चित नहीं है। पिताजी आए हैं कि नहीं आए हैं ऐसा नहीं है, लिख रहा क्या, पिताजी आ गए होंगे। ये संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब चौथे नंबर का देखिए क्वेश्चन आप लोग, करा है, जो पढ़ा उसे सफलता मिली। जो पढ़ा उसे सफलता मिली। हेतु हेतु मद भूतकाल में इसे
बदलना। हेतु हेतु मद भूतकाल में बदलना। हेतु माने मैंने बताया था कारण। जो पढ़ा था उसने सफलता प्राप्त की थी। जो पढ़ा था उसने सफलता प्राप्त की थी। पढ़ना क्या है? हेतु है, कारण है। हेतु है, कारण है। करा जो पढ़ा था उसने सफलता प्राप्त की थी। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि असफलता एक चुनौती कही जाती है। क्या है? असफलता एक चुनौती कही जाती है। इसको सामान्य भूतकाल में बदलना है। किसमें? सामान्य। असफलता को एक चुनौती कहा गया। क्या होगा इसका उत्तर? असफलता को एक चुनौती कहा गया। तो आगे आइए, अब इन सब उदाहरणों को समझने के बाद आपको और कुछ एक्सरसाइज दी गई हैं, उनको आपको स्वयं से करना है, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर उनमें निहित काल भेद को वाक्य के सामने लिखिए। ऊपर के आपके उदाहरणों को आपने समझा और पढ़ा, उसी के आधार पर इस नीचे कुछ काल भेद के वाक्य दिए गए हैं, उनके सामने आपको लिखना है कौन सा भूत होगा। उसके आधार पर, एक क्वेश्चन के आधार पर आपको बताना है। तो देखिए, कह रहा है नंबर 1 है अध्यापिका आ चुकी होगी। अध्यापिका आ चुकी होगी, इसमें कौन सा भूतकाल होगा? संदिग्ध भूतकाल। कौन सा? संदिग्ध भूतकाल। अध्यापिका आ चुकी होगी माने निश्चित नहीं है, हो सकता है आ गई हो, इसलिए इसे क्या कहा गया? संदिग्ध भूतकाल। दूसरा है रामलीला चल रही थी। रामलीला चल रही थी, ये कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल। रामलीला चल रही थी, अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। फिर है यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। मैंने बताया था कि जहाँ पे कोई कारण उपस्थित होकर के किसी कार्य का होने का बोध कराएगा, वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। कौन सा काल होता है? हेतु हेतु मद भूतकाल। कारण क्या है? यदि वर्षा होती, वर्षा क्या है? कारण है, तो फसल अच्छी हो जाती। फसल अच्छी होने का कारण क्या है? वर्षा है, तो यहाँ पे कौन सा भूत होगा? हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल। नेक्स्ट है हमने गलतियों से सबक सीखा है। हमने गलतियों से सबक सीखा है, तो ये सामान्य भूतकाल है। हमने गलतियों से सबक सीखा है, ये सामान्य भूतकाल है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, ते आपका पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। कौन सा काल होगा? पूर्ण भूतकाल होगा। तो इस प्रकार से आपके भूतकाल के जो 6 भेद थे, उनकी परिभाषा, उनके उदाहरण हम लोगों ने समझा और पढ़ा। तो नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की बात में आपका आता है संधि। क्या है? संधि। संधि शब्द सुनते ही हमारे मन में कुछ ऐसे भाव आ जाते हैं कि संधि मीन्स क्या होता है? जुटना। संधि माने जुटना, कि संधि मीन्स जुटना, और संधि मीन्स मिलना भी होता है। मिलना कब होगा? जब दोनों चीजें क्या होगी? समान होंगी। जब समान होगी तभी मेल होगा, वरना मेल नहीं होगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग संधि किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, उसको जान लेते हैं। इसके बाद फिर अपनी टेक्स्ट बुक को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले संधि की परिभाषा देखते हैं। संधि शब्द का अर्थ, संधि शब्द का अर्थ है जोड़ या मिलना। जोड़ या मिलना। जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के कारण उनमें ध्वनियों के आधार पर जो परिवर्तन होता है, उसे संधि होना माना जाता है। यह संधि स्वर व्यंजन के माध्यम
मध्य होती है, न कि शब्दों के मध्य। या कह रहा है संधि सिर्फ किसके मध्य होती हैं? स्वर और व्यंजन के मध्य होती हैं, न कि शब्दों के मध्य होती हैं। तो संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मिलना। संधि शब्द का अर्थ क्या होता है? जोड़ या मिलना। संधि की परिभाषा है जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के कारण, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और मिलने के कारण उनमें ध्वनियों के आधार पर जो परिवर्तन होता है उसे संधि होना माना जाता है। यह संधि स्वर या व्यंजन के मध्य होती है, न कि शब्दों के मध्य। तो आइए कुछ उदाहरण हम लोग देखते हैं कि स्वर संधि व्यंजन के मध्य, स्वर और व्यंजन के मध्य होती है, न कि शब्दों के मध्य। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। वे हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। संधि के मुख्य रूप से 3 भेद, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ स्वर संधि पढ़ना है। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं। उसके नाम हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्ध स्वर संधि, अयादि स्वर संधि और दीर्घ स्वर संधि। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 भेद आपके सिलेबस में हैं। उनको हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम कुछ संधियों के उदाहरण दिखा देते हैं, किस प्रकार से संधि की जाती है। देखिए दिया गया है आपकी स्क्रीन पे विश्रामालय। विश्रामालय ये क्या है? संधि युक्त शब्द है, और जब इसको हम विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो ये 2 भागों में बंट जाएगा। विश्राम प्लस आलय, विश्राम प्लस आलय, और जब इसको मिला देंगे विश्रामालय बन जाएगा। दूसरा है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, और यह संधि युक्त शब्द है और इसको अलग करने को हम विच्छेद कहते हैं। तो संधि विच्छेद, संधि माने होता है मिलाना या जोड़ना, और विच्छेद शब्द का अर्थ होता है अलग करना। विच्छेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग करना। तो आइए देखिए, अलग होना संयुक्त वर्णों को अलग अलग करके फिर से शब्दों को पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। तो देख लें संधि विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग होना, संयुक्त वर्णों को अलग अलग करके फिर से शब्दों को पहले की स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे देखिए भावार्थ, क्या दिया गया है? भावार्थ, भाव प्लस अर्थ, भाव प्लस अर्थ, इनको क्या किया गया? अलग कर दिया। विच्छेद माने अलग करना होता है, खंडित करना है, बांटना होता है। दूसरा है वृक्षारोपण, वृक्ष प्लस आरोपण, वृक्ष प्लस आरोपण। तो यहाँ पे जब इसको संयुक्त किया गया तो वृक्षारोपण शब्द बना। तो मैंने इस प्रकार से आपको संधि के 3 भेद के बारे में बताया, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो थोड़ी थोड़ी सी परिभाषाएं इनको जान लो। स्वर संधि, स्वर संधि सिर्फ स्वरों के मध्य होती है, इसमें व्यंजन से कोई मतलब नहीं होता। और व्यंजन संधि में व्यंजन वर्णों के बीच होती है, और विसर्ग संधि सिर्फ विसर्ग संधि व्यंजन और विसर्ग वर्णों के मध्य होती है। स्वर संधि के 5 भेद हैं और वो 5 भेद आपके सिलेबस में हैं। तो आइए अब हम एक एक संधि का विच्छेद आपको करके दिखाते हैं, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में है। निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। विच्छेद माने क्या बता? अलग होना। विच्छेद माने क्या बता गया? अलग होना। तो देखिए संयुक्त शब्द क्या है? यद्यपि। क्या है? यद्यपि। जब इसको हम अलग करते हैं तो होता है यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि।
क्या बनेगा, फिर संयुक्त करेंगे यद्यपि बन जाएगा। नेक्स्ट है विद्यालय, क्या है, विद्यालय। तो इसका जब विच्छेद करेंगे तो बनेगा आपका कि विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। जब इसको मिला देंगे तो बन जाएगा विद्यालय। तीसरा है सामान्य, क्या दिया गया है, सामान्य। जब इसको अलग करेंगे सम प्लस मान, जहाँ पे कोई भी व्यंजन आधा होगा उसके नीचे हलंत लगाना जरूरी हो जाएगा। अगर हलंत नहीं लगाते तो वह व्यंजन स्वर युक्त रहेगा और पूरा पूरा उच्चरित हो जाएगा, वहाँ पे आपका विच्छेद गलत हो जाएगा। तो देखिए सम प्लस मान बराबर क्या बनता है, सम्मान। 4 नंबर पे है सदैव, संयुक्त शब्द है, क्या है, संयुक्त शब्द है। इसका हमें क्या करना है, संधि विच्छेद, विच्छेद करना है। संधि है और इसका हमें क्या करना है, विच्छेद करना। विच्छेद माने अलग करना। तो क्या होगा, सदा प्लस एव, क्या बनेगा, सदा प्लस एव। नेक्स्ट है संयुक्त, क्या है, संयुक्त आपका संधि युक्त शब्द है और इस शब्द को हमें विच्छेद करना है। विच्छेद माने अलग करना। सम प्लस युक्त, सम प्लस युक्त बराबर क्या बनता है, संयुक्त, संयुक्त। नेक्स्ट है 6 नंबर पे इत्यादि, संधि युक्त शब्द है, क्या है, संधि युक्त शब्द है इत्यादि। इसका हम विच्छेद करेंगे इति प्लस आदि, इति प्लस आदि। और जब इस इति प्लस आदि को संयुक्त करेंगे फिर हमारा यही बनेगा इत्यादि। तो इस प्रकार से आप लोगों ने भूतकाल और संधि के बारे में देखा और इनके उदाहरणों को आपने समझा। तो जो चीज़ें आपकी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक के लिए दी गई हैं उसको आप अपने टेक्स्ट बुक में पेन या पेंसिल से उसको नोट कर लेंगे। और बाकी के जो सामान्य भूत है, संधि की परिभाषा हैं, तो अगर आप अपनी CW बुक पे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं करना है, कोई उस कंपल्सरी नहीं है। सिर्फ वो समझाने के लिए इस वीडियो में हम लेकर के आए थे।